जोसा एक ऐसी काउंसलिंग प्रोसेस जिससे हर एक आईआईटीएन होकर गुजरता है। मतलब अगर आपको भी आईआईटी में जाना है तो आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा, उसका कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, अगर आप डासा वाले हो तो दैट इज डिफरेंट, बट जोसा एक ऐसी काउंसलिंग एजेंसी है जिससे आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। अब आप कहोगे कि भैया जेई मेन ये एनटीए क्या करा रही थी, तो देखो एनटीए का जो काम था जेई मेन कंडक्ट करा के आपको स्कोर कार्ड देना था। और अब जोसा का जो काम है, जोसा एक काउंसलिंग एजेंसी है जो काउंसलिंग कराएगी और आपको उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका क्या कराएगी, आपका एडमिशन कराएगी आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में और देश भर के अपने जीएफटीआईज में। अब इनका प्रोसेस क्या है, जोसा में टोटल कितना खर्च आने वाला है, कितना पैसा आपको अपने बैंक में डलवा लेना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और मेन चीज जोसा की डेट्स क्या है, जोसा शुरू कब से होगा। क्योंकि भैया अगर आप पिछड़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, चाहे आप जेई में AIR1 ही क्यों ना लेके आओ, और अगर आप काउंसलिंग नहीं करवाते हो या काउंसलिंग में पिछड़ जाते हो तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब तक जो चीज थी जो एनटीए ने कराई उसका काम खत्म हुआ, स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको जोसा काउंसलिंग की तैयारी करनी है, क्योंकि अब इसके बाद जो मेन चीज है आपके लिए वो है जोसा, दैट्स अ ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। अब मैं अगर जोसा के डेट्स की बात करूं कि जोसा कब से शुरू होने की संभावना रखती है, तो देखो सबसे पहले देखो क्या होगा। जब बच्चा 12th देता है तो उसको क्या करना पड़ता है, आईआईटीज में जाने के लिए सबसे पहले जेई मेन देना पड़ता है। अब लगभग लगभग इस बार सेकंड अटेम्प्ट में 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे सेकंड शिफ्ट में बैठे हुए थे, अपने सेशन 2 में बैठे हुए थे। इसमें से लगभग लगभग 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे और बाकी लोग डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो जो लोग जेई मेन डिस्क्वालीफाई करेंगे उनको तो किनारे हटाओ, जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो एडवांस का फॉर्म अप्लाई करेंगे और एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और जो जो एडवांस है इसके पेपर को आईआईटी डिजाइन कराती है और इसके पेपर को आईआईटी ही कंडक्ट कराती है। तो पहले बच्चे ने जेई मेंस दिया, जेई मेन में भाई किसी का कट ऑफ क्लियर हुआ और किसी का नहीं हुआ। जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ उनको टाटा बाय बाय, जिनका कट ऑफ क्लियर हो गया उनको जेई एडवांस देना है। और जेई एडवांस देने के बाद से फिर बच्चा जाएगा जोसा की काउंसलिंग में। अच्छा, जिसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है वो भी अगर जोसा की काउंसलिंग कराना चाहे तो काउंसलिंग जोसा की करा सकता है, और जिसका कट ऑफ क्लियर होगा वो भी करा सकता है। तो जो जेई मेन का आपका स्कोर है इसके बिहाफ पे आपको एनआईटी प्लस सिस्टम एडमिशन मिलेगा, और जो जेई एडवांस का स्कोर होगा उसके बिहाफ पे यार आपको आईआईटी में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। और जोसा जो होगी पूरी एक 6 राउंड की काउंसलिंग होगी। अगर जोसा के बाद भी सीटें बच जाती हैं एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में, या आपने उनके किसी भी सिस्टम ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज में, तो सीसैप के थ्रू भरी जाती हैं। और ज्यादातर लगभग लगभग सीसैप जो है अपने 2 राउंड्स कंडक्ट कराता है, लेकिन सीसैप में आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम ही पार्टिसिपेट करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, पहले जेई मेन दिया बच्चा, फिर जेई मेन देने के बाद जो पास होंगे वो जो जेई एडवांस देंगे, और जो जेई एडवांस दे के आएंगे उनको आईआईटी और एनआईटी दोनों का ऑप्शन दिया जाएगा। और जो लोग जेई मेन में फेल हो जाते हैं उनमें से उनको जोसा में बैठने का ऑप्शन दिया जाएगा एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। अब वो अलग बात है कि सिर्फ 5 अगर आप फेल हो गए तो बहुत कम चांस है कि आपका किसी एनआईटी में एडमिशन होगा, लेकिन जो जीएफटीआईज होते हैं उसमें एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो पास हो गए उनका भी गारंटी नहीं है कि उनको एनआईटी में एडमिशन मिल ही जाएगा, वो उनके रैंक पर डिपेंड करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको अच्छी एनआईटी मिलेगी, रैंक अच्छी नहीं है, आप जस्ट पास हुए हो, तो हो सकता है कोई एनआईटी ना मिले, आपको किसी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई के लिए जाना पड़े, हो सके तो ट्रिपल आईटी भी ना मिले। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जो लोग जेई एडवांस देंगे, जेई एडवांस में इनकी रैंक बनेगी और जेई एडवांस के रैंक के बिहाफ पर इनको आईआईटी अलॉट किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी सब कुछ आपको क्या अलॉट किया जाएगा ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके चॉइस फिलिंग पर। अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत हद तक आपका एडमिशन का चांस बढ़ जाएगा, और अगर आप अच्छे से चॉइस नहीं फिलिंग करेंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो देखो अपना 25 को रिजल्ट आने की अपना 25 को जेई मेन की रिजल्ट आने की संभावना है, और 21 से 30 अप्रैल के बीच में जेई एडवांस का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जेई एडवांस का फॉर्म जो जेई एडवांस का जो एग्जाम होगा 26 मई को होगा, और इसका रिजल्ट 9 जून को आ जाएगा। अब 9 जून के बाद शुरू होगा आपका जोसा।
क्योंकि जैसे ही जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा जोशा का रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो लगभग लगभग 2.5 लाख लोग जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, और पिछले कुछ सालों का ये कट ऑफ आप देख सकते हो, जब भी लगभग लगभग जब भी 11.5 लाख से ज्यादा डेटा हुआ है, जैसे इसमें 11.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट बैठे हैं, इसमें भी 11.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट बैठे हैं, तो जो जनरल की कट ऑफ रही है 90 प्लस ही रही है। अगर 11 लाख भी क्रॉस कर रहा है तो लगभग लगभग 90 को अप्रोच कर जाता है। इस बार सेकंड सेशन में 12,21,000 और फर्स्ट सेशन में 11,37,000 लोग बैठे थे। कुल मिलाजुला के वो 13 लाख तक का डेटा पहुंच सकता है कि 13 लाख यूनिक कैंडिडेट बैठे। तो आप मान के चलिए 91 परसेंटाइल तक का टारगेट कि इस परसेंटाइल पर आपका हो सकता है कट ऑफ क्लियर हो जाए, और बाकी रिस्पेक्टिव लोगों का मैं ऑलरेडी कट ऑफ दे चुका हूं। अब बात करते हैं भैया सिलेक्शन रेट क्या है इन जोसा के थ्रू इन आईआईटीज एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में। तो मैं आपको बता देता हूं कि 12-13 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोग ही जेईई एडवांस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, और टोटल कैंडिडेट अभी जो इतने इतने रजिस्टर हुए थे, अगर मैं क्वालिफाई करने की मतलब लगभग लगभग 12-12.5 लाख के आसपास लोग रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर मैं क्वालिफाई करने का रेट बताऊं तो 2.5 लाख लोग में से सिर्फ और 12.5 लाख लोग में से सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोग ही जेईई एडवांस क्लियर करने वाले हैं लगभग लगभग। तो लगभग 19% लोग कट ऑफ क्लियर करेंगे, और उसमें से जो अपनी 23 आईआईटीज हैं, सिलेक्शन रेशियो पहले देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना लेस चांस है जोसा में एडमिशन होने का। अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं है तो बहुत लो चांस है आपका जोसा में एडमिशन होने का। अगर आपका जोसा में नहीं हो पा रहा है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग्स में बैठना होगा, स्टेट्स में बैठना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल 23 आईआईटी हैं, इनमें लगभग 16,000 के तकरीबन सीट है। तो जो आईआईटी में सिलेक्शन रेशियो है वो 1% से लेके 1.29% तक का है। अब हर एक आईआईटी में, पहले मैं बता देता हूं, बहुत सारी आईआईटीज नहीं खुल रही हैं, बहुत सारी आईआईटीज अभी अंडर डेवलप्ड हैं और जो अभी डेवलपिंग फेज में है, और बहुत सारी आईआईटीज जो है जो बीटेक के अलावा अपने बीएससी और एमएससी का भी कोर्सेज कराती हैं, तो बच्चा उसमें नहीं जाता है। लेकिन मैंने टोटल सीट को काउंट किया है, तब भी 1.29% ही बच्चा आईआईटी में जा पाएगा। और अगर हम एनआईटी की बात करें तो 24,000 लोग हैं, लगभग 24,000 सीट्स हैं एनआईटीज, टोटल एनआईटीज में, और ट्रिपल आईटीज में मात्र 7,126 सीट्स हैं, और जीएफटीआईज में 9 से लेकर 10,000 तक सीट है। टोटल सीट की मैं बात करूं तो 56,000 सीट बैठेगा। अब 12-12.5 लाख में से 12-12.5 लाख या 13 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 56,000 लोगों को ही ये सीट्स मिल पाएंगी जोसा के थ्रू। अब मैं आपको बता दूं, इसमें से 56,000 में से कम 10,000 सीट ऐसी होंगी जो कोई भी लेना नहीं चाहेगा, मतलब 8 से 10,000 सीटें ऐसी होंगी, 8,000 तो मान के ही चलिए, तो लगभग लगभग हमारे काम की सीट भी बहुत कम है। तो अगर मैं बोलूं कि कितने लोगों का एडमिशन हो जाएगा जोसा के थ्रू, तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% लोग मैक्स टू मैक्स एडमिशन ले पाएंगे जोसा के थ्रू। तो बाकी लोग क्या कर रहेंगे, तो बाकी लोगों को अदर स्टेट में जाने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं कि भैया आप जोसा काउंसलिंग करना कैसे है, जोसा का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो देखो, जोसा के रजिस्ट्रेशन में कोई चार्ज नहीं लगता है, ये एक फ्री काउंसलिंग है। जोसा के लिए आपको 0 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद जोसा में सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा, ध्यान रखना। 1 हफ्ते की टाइम दी जाती है चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद, और सिर्फ एक बार दी जाती है, और वही चॉइस फिलिंग आपके लगभग लगभग 6 राउंड में चलती है। अगर बीच में आपको कुछ नीचे वाली, मान लो आपने चॉइस फिलिंग करा और आपको 20वां नंबर का चॉइस मिल गया, अब आप चाहते हो कि नहीं नहीं 21वें नंबर पे तो इससे बढ़िया चॉइस था, तो अब आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करिए, सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिए। हम लोगों ने पिछले साल जिन बच्चों की चॉइस फिलिंग बनाई थी, काफी सोच समझ के बनाई थी, मतलब दैट वाज रियली नाइस। ये देखिए एक्सेल सीट हमारे बच्चों की। अब जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, काफी कायदे के साथ चॉइस फिलिंग करेंगे। मान लीजिए किसी को 50वें नंबर में मिल गए, ट्रिपल आईटी लखनऊ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चॉइस फिलिंग में मिल गई, मान लेते हैं दूसरे राउंड में। अब उसे लग रहा है यार ये जो एनआईटी गोवा की कंप्यूटर साइंस है वो इससे अच्छी है, या इसकी फीस महंगी है, इसको ऊपर करना चाहिए था। हमने
इसको नीचे छूट मोड में रख दिया तो अब आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और एक बार आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50वें नंबर की चॉइस आपको मिल गई तो अब इसके ऊपर वाली ही चॉइस मिलेगी, नीचे वाली चॉइस नहीं मिलेगी। खैर इस पे मैं ज्यादा बात करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब चॉइस फिलिंग होगी तो मैं बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग करते टाइम क्या बात ध्यान रखनी है। अब जब आपको, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने चॉइस फिलिंग करी, फिर राउंड शुरू होगा। अब जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगा आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी उस सीट को बुक करने के लिए। और अगले राउंड में अगर कोई और सीट मिली तो ये सीट हाथ से निकल जाएगी, अब वो सीट आपको दे दी जाएगी। और सीट एक्सेप्टेंस फीस जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 40,000 और SC ST PWD के लिए 20,000 देना पड़ता है। और उसके बाद जब छठा राउंड खत्म हो जाएगा तो जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहें फिजिकल के लिए जा सकते हैं, जो सीसैम में बैठना चाहें सीसैम होने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन छठे राउंड के कंप्लीट होने के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना पड़ेगा और दैट इज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 36,000 और SC ST PWD के लिए 16,000। और अगर आप विड्रॉल मारते हो, मान लो कोई सीट आपको पसंद नहीं आई या आप इस काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो, तो विड्रॉल के भी जोसा में ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए 4 से लेकर 7,000 तक आपका अमाउंट डिडक्ट करके फिर आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। रूल बुक में साफ साफ ये बातें लिखी होंगी कि कितना अमाउंट कट किया जाएगा। तो जोसा का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद आप 6 राउंड खेलेंगे और जिस राउंड में भी आपको सीट मिलेगी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस सिर्फ एक बार देना है और फिर लास्ट में आपको जाके पार्शियल एडमिशन फीस भी देनी है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस देते हो, पार्शियल एडमिशन फीस नहीं भी देते हो तो भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले देना है, क्योंकि जैसे ही आपको सीट मिली अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दोगे तो सीट फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। और सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया और पार्शियल एडमिशन नहीं दिया, एडमिशन फीस नहीं दिया तो भी सीट आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान में रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 75% इन टॉप 20% का है। और फॉर आईआईटीज के लिए जेई एडवांस का रैंक लगेगा और एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए जेई मेन का रैंक कार्ड लगेगा। और एससी एसटी के लिए भाई 65% का क्राइटेरिया। और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं भाई तुम टेंशन मत लेना, जो भी परसेंटाइल है जो भी मार्क्स है फटाफट बैठ जाना, आराम से एडमिशन हो जाता है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कॉलेज की कितनी फीस लगती है जोसा में। आई थिंक जोसा का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज की फीस कितनी लगती है। तो आईआईटीज में सबको पता है 2.5 से 3 लाख की फीस लगती है, जिसमें ट्यूशन फीस आपका 1 से 1.5 लाख पर सेमेस्टर की देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं कि बच्चे की अगर फीस अगर बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम का हो तो उसको कोई ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ता है। और अगर 5 लाख से कम का हो, इनकम 5 लाख से कम का हो, तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 ट्यूशन फीस का 1/3 पैसा देना पड़ता है। और सबसे महंगा जो होता है वो ट्यूशन फीस होता है। तो एक तरीके से आपको आईआईटी में जो फीस है आपकी इनकम के बेसिस पे लग रही है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप फ्री में भी बीटेक कर सकते हो, बस हॉस्टल और जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वही देनी पड़ेगी। अब मैं बात करूं एनआईटी की, तो एनआईटी में भी सेम आईआईटी वाला ही क्राइटेरिया है। इनकी वैसे तो ट्यूशन फीस कम होती है एज कंपेयर टू आईआईटी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो आप भी फ्री में ऑलमोस्ट बीटेक कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो आप 1/3 ट्यूशन फीस दोगे। ट्रिपल आईटीज में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो सरकारी वाले हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम, करनौल, इन्हीं का फीस सस्ता है। बाकी ज्यादातर ट्रिपल आईटीज प्राइवेट पार्टनरशिपिंग मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें 35% स्टेट गवर्नमेंट और लगभग 15% प्राइवेट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का साझा है। जैसे आपका ट्रिपल आईटी बिहार वाला ट्रिपल आईटी भागलपुर है और बहुत सारी ऐसी ट्रिपल आईटीज हैं। कुछ ट्रिपल आईटीज ऐसी हैं जहां पे फीस काफी महंगा है, जैसे धारावाड़ वगैरह में 4-4 लाख फीस, 3 से 4 लाख तक का आपको फीस देना पड़ जाएगा। और वहां पर इनकम के बेसिस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है ज्यादातर ट्रिपल आईटीज में। कुछ में एससी के लिए छूट है, जब मैं ट्रिपल आईटी की डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उस पर बता दूंगा। तो ट्रिपल आईटी की फीस भी आप ध्यान में रखिएगा, काफी महंगे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो, और उनका आरओआई भी उतना अच्छा नहीं है जितना ये लोग फीस वसूल रहे हैं। अगर मैं जीएफटीआईज की बात करूं तो कुछ जीएफटीआईज काफी महंगे हैं, कुछ सस्ते भी हैं। पेक वेक महंगे हैं थोड़े, पेक और बीआईटी मिश्रा महंगे हैं। अगर मैं बात करूं जेएनयू वगैरह, तो जेएनयू वगैरह इनकम के आधार पर फीस आपका कम कर देते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो यहाँ पे भी फीस ऐसा जेएनयू वगैरह में नहीं लगती है। जेएनयू तो ये कुछ पेक, ये कुछ जीएफटीआईज हैं। और बाकी जीएफटीआई की जो फीस होती है अलग अलग जीएफटीआई की अलग अलग बेसिस पर लगती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि आप में से अगर किसी को काउंसलिंग हमसे करानी हो तो आप STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से प्लान बाई करिए, बाकी आपकी काउंसलिंग हमारी टीम
खुद ही करेगी, आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन हो जाएगा एंड वी विल डू ईच एंड एवरी थिंग फॉर यू। हम आपकी चॉइस फिलिंग भी कर देंगे, आपके लिए कॉलेज भी शॉर्टलिस्ट कर देंगे। अगर जोसा में नहीं मिल रहा है, इससे बेहतर कहीं और भी मिल रहा है, तो हम वहां पे भी आपको सजेस्ट करेंगे, वहां भी बैठाएंगे और वहां के लिए भी चॉइस फिलिंग करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके लिए, तो देखो डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। डॉक्यूमेंट की वीडियो आप मेरी यहां पर STBG एकेडमी ऐप पर जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो देखो ये बड़ा जरूरी है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो आप यहां से चेक कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीसैप की बात करता हूं, सीसैप में सबसे लास्ट रैंक तक एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूं कि भैया अगर आप देखो, अगर आपकी 93-94% है परसेंटाइल है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप अगर 94 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल वाले हो तो बिल्कुल बैठो, ट्रिपल आईटीज वगैरह में CSOS मिल जाएगी। और इवन 90% पे भी आपको IIT सॉरी NIT सूरत और जो NIT नागपुर है और जो दूसरी NITs हैं उनमें भी आपको, जैसे आपका NIT अगरतला हो गया, इसके अलावा बहुत सारी NITs हैं जो BSc और MSc की कोर्सेज कराती हैं, जो 89-90 परसेंटाइल पे भी आराम से दे देती हैं। CSAP राउंड तक जाते जाते लो रैंक तक वहां पर भी एडमिशन हो जाता है। अगर मैं बात करूं सिर्फ कंप्यूटर साइंस कहां तक मिला था पिछले साल, तो लगभग 45,000 पे जाके कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी। ये नॉर्थ ईस्ट की जो NITs हैं मैं उनमें बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की जो NITs है, जो 7 सिस्टर्स की NITs है, सबसे लो रैंक तक वहीं तक जाता है। और अगर आपकी परसेंट, अगर मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ऑल ले लेते हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। मैं जनरल कैटेगरी का आपको दिखा देता हूं, ऑल इंडिया कोटे से। अब जैसे NIT जम्मू सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, यहाँ पे 1,99,000 पर ऑल इंडिया कोटे से बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल गया था। गुरुकुल कांगड़ी 1,75,000 पे कंप्यूटर साइंस इन्होंने दे दिया था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो HS गौर सागर वाली यूनिवर्सिटी 1,44,000 पे आराम से कंप्यूटर साइंस दे दिया था। तो ये लोग बड़े लो रैंक पर एडमिशन दे देते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। GFTI इसमें तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, लाख 2 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है कंप्यूटर साइंस की। और दूसरे ब्रांचेस में तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। अगर मैं दूसरे ब्रांचेस की बात करूं तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहां पर ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, जोसा में बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में 7 लाख रैंक पर ऑल इंडिया मतलब ओपन जनरल वाले बच्चे को भी 7 लाख रैंक पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 5 लाख रैंक पर दी थी एडमिशन। मिजोरम यूनिवर्सिटी 3 लाख रैंक पर दी थी एडमिशन। लेकिन ये वो ट्रिपल आईटीज हैं, जैसे ये है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कंप्यूटर साइंस 1,75,000 पे दिया हुआ था। बिलासपुर में गुरु घासीदास है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 1-2 लाख तक चली गई थी। ये जनरल का डेटा है। अगर मैं लड़कियों का डेटा या OBC NCL का डेटा दिखाऊं तो ये और लो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि OBC NCL का डेटा और लो हो जाता है। श्री माता वैष्णो देवी में इलेक्ट्रॉनिक्स OBC को 7 लाख रैंक तक मिला था। SNVDU एक कॉलेज है, ये काफी लो रैंक तक एडमिशन देते हैं लोग। तो GFTI तो हटा ही दीजिए, बहुत सारी GFTI ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता हूँ, GFTI मैं लिस्ट से हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं ट्रिपल आईटीज का। तो ट्रिपल आईटी मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 1,16,000 रैंक तक मिला था। मणिपुर को भी हटा दीजिए, मैं ज्यादातर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका कल्याणी में 75,000 रैंक तक मिला था, वो भी बहुत लो रैंक है। 75,000 रैंक तो काफी लो रैंक हो गई। ट्रिपल आईटी धारावाड़ काफी महंगा वैसे कॉलेज है, ये भी 75,000 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स दिया था। और अगर मैं बात करूं करनौल भी इलेक्ट्रॉनिक्स 74,000 रैंक तक दिया था। भागलपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स 73,000 रैंक तक जाके बंद हुई थी। नागपुर 72,000 पे जाके बंद हुआ था। और ट्रिपल आईटी ट्रिची 70,000 पे जाके बंद हुई थी। तो ट्रिपल आईटीज की भी सीट्स जो होती हैं काफी लो रैंक तक जाती हैं। अब हम NITs में देखते हैं, तो अगर मैं NITs की बात करूं तो NIT मिजोरम में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 68,000 तक देखने को मिल गई थी। अब नॉर्थ ईस्ट वाला तो हटा दीजिए, जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था वो 43,000 पे श्रीनगर में मिला था। कहां पर मिला था बच्चा पार्टी? श्रीनगर में मिला था। और सिक्किम में 29,000 तक आपको देखने को मिल गया था। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए भैया, आपकी अगर लो रैंक भी है, 93-94 परसेंटाइल है, तो भी ट्रिपल आईटीज में अच्छी ब्रांच मिल जाएंगी। और अगर आप कोई भी ब्रांच चाहते हैं तो कोई भी ब्रांच तो बहुत ईजिली अवेलेबल है NITs में भी।
एनआईटी सूरत की केमिस्ट्री 1,05,000 वाली 1,21,000 पे जाके बंद हुई थी। फिजिक्स लगभग एनआईटी सूरत की 97,000 पे जाके बंद हुई थी। और अगर मैं बात करूं तो ये आपका एनआईटी श्रीनगर का मेटलर्जी 94,000 रैंक तक जाके बंद हुई थी, तो काफी लो रैंक तक एडमिशन मिला था, ऐसा नहीं है। लेकिन वही ब्रांच के साथ फिर कंप्रोमाइज बच्चों को करना पड़ गया था। और अगर आप ब्रांच अच्छा ले रहे हैं तो फिर वही नीचे वाली जीएफटीआईज मिलेंगी जो उतनी अच्छी नहीं है। तो कुल मिला जुला के अगर आपके 94-95 परसेंटाइल प्लस है तो फिर ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी परसेंटाइल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी परसेंटाइल 90 से कम है तो फिर इधर ज्यादा फायदा नहीं होगा, फिर आपको अपने स्टेट में देखना चाहिए। और अगर आप एससी वैसी हैं तो 75-80 हो तो भी आप बिल्कुल इधर बैठ लीजिएगा, आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी हैं तो 90 प्लस पे ही बैठने में ज्यादा फायदा है, मुझसे पीछे तो मुश्किल ही है। इवन 90 प्लस में भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, कम से कम 94, 95, 96 इतना तो होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए कम से कम 98 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए, तो ही ज्यादा आपने को मजा देखने को मिलेगा। और अगर आप ट्रिपल आईटी भी चाहते हैं तो कम से कम 96 परसेंटाइल प्लस हो, तो ट्रिपल आईटी में भी कंप्यूटर साइंस अपने को देखने को मिल जाएगी। आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।